Hello everyone, this is Abhilasha Dwivedi and you are watching Special Hero. So today's special hero, that's the podcast, right? So today's special hero is someone, you know, who is living a very different kind of life. जब हम बड़े होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम किसी के साथ अपनी जिंदगी बिताएंगे और हम किसी के साथ जुड़ते हैं, इसी उम्मीद में जुड़ते हैं कि अब हमारे साथ कोई है। लेकिन कैसा हो कि अगर वो साथ वैसा ना मिले और वैसा ना निकले जैसा आपने सोचा था। शायद आपने सुना भी हो इस तरह की चीजों के बारे में, लेकिन ये जिस पर बीतती है उसी को पता है कि ये कितना मुश्किल है। और जब आप इससे बाहर निकलते हैं तो आपके ऊपर एक स्कार आ जाता है, मेंटल स्कार, जिसको दूर करना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए इतनी ज्यादा जिंदा दिली चाहिए कि आपके चेहरे पर मुस्कान रहे। तो आज हमारी गेस्ट जो है नमिता, ये वही है। और ऐसा इनके साथ एक बार नहीं हुआ, इनके साथ ऐसा 2 बार हुआ और दोनों ही बार इनके साथ जो हुआ वो उससे बाहर निकल के आई। और मेरा जो अनुभव है, क्योंकि ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड भी है, मेरा जो अनुभव है इनके बारे में, ये बहुत स्ट्रांग निकल के आई। इनके चेहरे पे मुस्कान है और इनके जो बच्चे हैं उनके चेहरों पे भी मुस्कान। 2 बहुत छोटे हैं और एक थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप बच्चों को देख के समझ सकते हैं कि इनको कैसा पालन पोषण मिल रहा है। तो आज आई विल रिक्वेस्ट नमिता, प्लीज कम ऑन कैमरा और आप हमसे बात करिए कि कैसी रही आपकी जर्नी इतनी परेशानी के बावजूद। हाय नमिता। हाय अभिलाषा। तो नमिता, मेरा ख्याल है कि आई हैव इंट्रोड्यूस्ड लिटिल बिट अबाउट यू, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप बताइए कि आपके साथ जब आपका साथ पहली बार छूटा, जो कि ऐसा नहीं था कि जीवन साथी आपका इस दुनिया में नहीं रहा, ऐसा कुछ हुआ, वो ऐसा कुछ हुआ जो बहुत सारे लोगों के साथ होता और बहुत तकलीफदेह भी था। तो कैसा लगा वो पहली बार, कैसा अनुभव था? पहली बार तो जब हर लड़की का सपना होता है कि एक अच्छा सा घर हो, पति हो, बच्चे हो, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो, मेरा भी था। तो जबकि शादी भी मेरी खुद की पसंद से ही हुई थी। मैं गवर्नमेंट जॉब में थी, वो भी हम लोग सेम ही ऑफिस में जॉब करते थे। हम्म। तो जिनसे शादी हुई वो खुद ही मेरे पास आकर के उन्होंने ही सामने से आके प्रपोज किया कि चलो हम लोग सेम ऑफिस में है, तो अ, एक ही प्रोफेशन रहेगा तो हम लोग अच्छे से रह सकते हैं। तो मैं तो तैयार हो गई। घर में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, उनके भी घर में, मेरे भी घर में। जरूर। पर प्रॉब्लम के बावजूद भी हम लोगों ने डिसाइड किया शादी के लिए। मेरे घर वाले फिर भी तैयार हो गए, क्योंकि अ, उस वक्त मेरे पापा का डेथ हो चुका था और मम्मी के ऊपर सारी जिम्मेदारी थी। मैं भी थोड़ा वक्त से पहले और ज्यादा मैच्योर हो गई थी। ऐसे तो हम लोग, जैसा कि अभिलाषा और ने बताया कि हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, हम लोग इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय के जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं। तो हम लोगों को एक ऐसा संस्कार मिला हुआ है कि थोड़ा हम लोग पहले भी थोड़ा स्ट्रांग हो जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, हम लोग सब बहुत ही थोड़े अलग से, अ, अलग सा संस्कार हम लोग का है। हाँ बिल्कुल, अलग सा पता चल जाता है। हाँ बिल्कुल सही। तो फिर हमारी शादी तो फिर भी हो गई। चलो इधर उधर करके किसी तरह से हम लोगों ने शादी तो कर लिया। और मुझे उतना, उस वक्त मैं छोटी थी, पापा के चले जाने के बाद जिम्मेदारी भी बहुत थी। तो शायद उतना उतना मैं, समझ में नहीं आया होगा सही। हाँ दुनिया, एक्चुअली में हम लोग स्कूल में हॉस्टल में रहे तो हम लोग सिर्फ पढ़ाई, खेल कूद, इधर उधर और अच्छी अच्छी चीजों को, अनुशासन, डिसिप्लिन, यही सीखा। और पापा ने, मम्मी ने भी मुझे यही सिखाया। और हम लोग इतना कुछ समझ नहीं पाते थे कि इसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है, हो रहा है। सही। जैसे कि कास्ट क्या है, एज क्या है, ये सब भी हम लोगों को पता नहीं होता था। तो और चूंकि वो शादी तो हो गई, अब एक
होने के बाद मुझे पता चला कि अच्छा कुछ कास्ट भी है, इनका मेरा कास्ट भी अलग है। और तो और एज में भी बहुत डिफरेंस था हम लोग दोनों का। तो शायद हम लोगों के बीच का जो डिफरेंस शुरू हुआ शायद एज डिफरेंस की वजह से भी रहा होगा, हाँ हाँ। कि उनका सोच कुछ ज्यादा अलग था, मेरा थोड़ा, मैं कम समझ पाती थी ये सारा उल्टा सीधा दुनिया में क्या हो रहा है। तो नहीं समझ पाने की वजह से हम लोग दोनों के बीच में हमेशा लगता था कि टेंशन हो रहा एक है उनको। गैप है, एक गैप हाँ, था शायद। गैप था, उनको लगता था कि ये करती नहीं है, ये समझती नहीं है। लेकिन एक्चुअली में मुझे समझ था ही नहीं। और शादी के तुरंत बाद ही, तुरंत बाद क्या कह सकते हैं कि हाँ, तुरंत बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा हो गया, तो और जिम्मेदारी बढ़ गई। वो कैसा अनुभव रहा जब आप कुछ, तुमको तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, कुछ फिर नहीं, उसके मैं बाद बहुत, एक छोटा सा बच्चा भी आ गया। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत रोना धोना शुरू हो गई कि नहीं ये क्या हो गया। शायद पोस्टमार्टम डिप्रेशन रहा होगा, बहुत समझ ज्यादा। में नहीं आया होगा। हाँ, तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं इसका। तो मैंने अब हस्बैंड से बोला भी कि ये कैसे हो सकता है, शादी हुई दूसरे दिन ही मैं तुरंत प्रेग्नेंट हो गई, ये कैसे मैं कर पाऊंगी। तो लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते थे, पहला बच्चा था। तो सही। फिर मैं लग गई कि चलो कोई नहीं, पहला बच्चा है जो, उसके साथ फिर लग गई मैं उसमें। और जब बच्चा हुआ तो उसका मुंह देख करके, हम लोग तो जानते हो, बिल्कुल बिल्कुल। इंडियन वुमेन सारा कैरियर सब कुछ उसी में खत्म, बच्चे के पीछे लग गए। अब बच्चा है तो सारा ध्यान, ऐसा तो मालूम ही है कि वर्किंग रहो या नॉन वर्किंग रहो, हम्म। लड़के तो लड़के रहेंगे, लड़कियां लड़की रहेंगी। ये चेंज होने वाला नहीं है, चाहे कितना भी बोल लो कि समानता का अधिकार है, दिस दैट जो भी। लड़की अगर वर्किंग भी है तो घर का काम सारा करना ही है, बच्चे संभालने ही है। हाँ, इस टाइम में ये थोड़ा था कि जो हस्बैंड है उनको बच्चे से प्यार था, बच्चा होने के बाद वो बच्चे को थोड़ा ध्यान देते थे, अकेले मुझे नहीं करना पड़ता था। और तुम्हारी तरफ? मेरी तरफ थोड़ा उनको, मतलब थोड़ा पॉजिटिव कुछ ज्यादा ही थे वो। अच्छा। वो घर से निकलना नहीं है मुझे, किसी से बात नहीं करना है, इवन मैं वर्क। कंट्रोलिंग इसको बोलते हैं नमिता, इसको पॉजिटिव नहीं बोलते, इसको कंट्रोलिंग बोलते पॉजिटिव, हैं। पॉजिटिव मैंने बोला। पोजेसिव, हाँ पोजेसिव, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल कुछ कुछ। ज्यादा ही कि शायद वो एज में बड़े थे शायद इसलिए, या फिर पता नहीं क्या था, मैं खुद अभी तक मैं एक्चुअली में समझ नहीं पाई। बहुत सारे झगड़े जो हम लोगों के होते थे शादी के बाद, हम लोग कुछ जा रहे थे मुंबई ट्रेन से, ऐसा उन्होंने मेरे साथ बिहेव किया कि आज तक मैं सोचती हूँ कि मैंने किया क्या, पता नहीं क्या किया। तो ये चीज बहुत होता था मेरे साथ। तो फिर भी चलो बच्चे हो गए तो अब उसका तो देखभाल करना ही था, हम्म। बस लग गई मैं उसमें। और वर्किंग थी, खुद कमाती थी, फिर भी तुमको पता होना चाहिए, आज तक आजकल तो एक रिक्शा वाला, सब्जी वाला, सबके पास एक मोबाइल जरूर होता है। अब मेरे पास एक फोन तक नहीं होता था, उनको लगता था कि मैं किसी से बात ना करूं, कहीं जाऊं नहीं। इवन मम्मी मेरी सेम टाउन में रहती है, पापा नहीं है, मम्मी की जिम्मेदारी रिटर्न में मैंने दिया है, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा लगता था कि नहीं, जाना है तो साथ में चलो, बैठना है तो बगल में बैठो, कहीं ऐसा ना हो कुछ एक्स्ट्रा कुछ बात कर ले, कुछ दे दे ले दे। तो मैं बहुत डरती भी थी उनसे, कि पता नहीं कब डांट पड़ जाए, कब। फिर और वो लिमिट जब आया, कैसे वो लिमिट कैसा फील हुआ जब तुमको ये डिसीजन लेना पड़ा कि अब तो आर्या पार है? हाँ, तो ये सब चीज क्या हुआ कि जब अब बच्चे मेरे साथ थे तो मुझे तो शुरू से ही फर्स्ट, इवन तुम कह सकते हो कि फर्स्ट नाइट में ही हम लोगों का ऐसा झगड़ा हुआ कि मतलब लाइफ, मुझे लगा कि पता नहीं मैंने क्या कर लिया ये शादी करके। तो ये डेली का जब होने लगा, फिर भी मैं चुपचाप इसलिए बर्दाश्त कर रही थी, इंडियन वुमेन जैसा कि है, कि अब शादी हो गई है, बच्चे हैं तो कैसे छोड़ सकते हैं। पापा नहीं है तो मैंने सोचा मम्मी को भी बुरा लगेगा, चाहे जो भी हो जाए मुझे करना है। मैं फिर भी लगी रही कि आखिर क्या प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए, आखिर उनको क्या चाहिए। घर के सारे काम, यहाँ तक कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी, आर्ट ऑफ लिविंग की मैं टीचर भी हूँ, उन्होंने भी योगा आर्ट ऑफ टीचर भी लिविंग। हो? हाँ, सर्टिफाइड साथ में, योगा टीचर। हाँ साथ में हस्बैंड ने भी आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया। पर जाने कहाँ एक कुछ तो कमी था कि हम दोनों के बीच में वो हर समय लगे ही रहते थे। बच्चे को भी डांटो तो बच्चे के सामने ही मुझे डांट पड़ जाता था।
तो ये सब करते 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 मतलब एक जमा होता चला गया मेरे अंदर। हम्म। ऑफिस भी जाओ तो सेम ऑफिस के बावजूद, एक ऑफिस में है, एक साथ आना जाना, पर पता नहीं क्यों उनको फिर भी लगता था कि जाने क्या करती है, हर चीज में टोकना, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब जैसा लगता है मैंने किसी को आंख से देख के कुछ कर लिया ये हाथ तो उस हम्म, टाइम में, अब तो मैं ये जो मैं बातें बोल रही हूँ शायद अब मैं समझ रही हूँ, उस टाइम में मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि अच्छा। मैंने किया क्या, हो क्या रहा है मेरे साथ, मुझे डांट क्यों पड़ा, मुझे अलग क्या अलग तरह की अपब्रिंगिंग की वजह से ये गैप क्रिएट हो गया शायद। मैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मुझे कई बार मार भी पड़ जाता था। तो ऐसे हालात में मैंने सोचा कि आज तक मुझे पापा ने डांटा नहीं, और मैं ये बर्दाश्त इसलिए कर रही हूँ कि हमारी फैमिली बची रहे, हम्म। प्रॉब्लम ना आए। बच्चा छोटा है, अगर अलग होते हैं तो इसका असर बच्चे पे पड़ेगा। और आखिर लास्ट में वो हुआ ही, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, 6 में जब गया, तो चूंकि बच्चे के सामने वो मुझे डांटते थे, मेरे बात का कोई वैल्यू नहीं होता था, तो बच्चा भी तो वही देख रहा था, तो उसको भी लगा कि चलो मम्मा का बात थोड़ा सुनना तो कोई जरूरी तो है नहीं। तो मुझे लगा कि जब बच्चा भी मेरी बात को नहीं समझ रहा है तो फिर मैं यहाँ किस लिए हूँ, हम्म। सब कुछ छोड़ के यहाँ कर रही हूँ, बच्चे के लिए भी हूँ, तो वो भी नहीं समझेगा तो फिर मैं बेकार है यहाँ पे। तो मैंने लास्ट में उनसे कहा कि चलो तब फिर हम लोग अलग हो जाते हैं। हम्म। तो थोड़ा मुश्किल था, एक बार तो हम लोग कोर्ट गए, अप्लाई वगैरह कर दिए, और जब डेट आया तो दोनों हम लोग पीछे भाग गए, नहीं नहीं छोड़ नहीं करते हैं लेकिन फिर वही सब शुरू हो गया, यहाँ तक कि आर्ट ऑफ लिविंग का एक श्री श्री आयुर्वेदा का शॉप हम लोगों ने खोला। हम्म। नाड़ी, वहाँ नाड़ी परीक्षण वगैरह होता है, हम्म। तो उसमें भी हम लोग व्यस्त रहते थे। लेकिन वहां भी मतलब मैं जो भी काम करूं उनको लगता था कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं क्या करती है। अब मुझे समझ ही में नहीं आया, मैंने कहा अरे अजीब हालत है। तो फिर मैंने फिर उनसे कहा कि चलो नहीं अब बस बहुत हो गया, हम लोग अलग ही अब रहे, साथ में मुश्किल है, इससे पहले कि कोई दुर्घटना घटे साथ में रहने से हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए। तो लास्टली हम लोग गए। इवन जानती हो कि तुमको मैं एक बात हम लोग दोनों कोर्ट भी जाते थे, तो कोर्ट कैसे जाना है, क्यों जाना है, मुझे कुछ नहीं समझ था। मैं मतलब दुनिया के बाहर का जो दुनिया है, मैं सच में कुछ नहीं समझती थी, मूर्ख। तो उन्हीं के साथ जाती थी, एक ही बाइक में जाना, वकील भी उन्होंने किया, साथ में जाना साथ में आना, डिवोर्स के लिए जाते थे जबकि वकील भी उनका किया हुआ। तो बहुत लोग ये चीज सुन के कहते कि तुम लोग क्या पिक्चर चल रहा था क्या, तो मैंने कहा क्या बोलूं, मुझे पता ही नहीं था। लास्टली फिर मेरे जो देवर है वो भी कोर्ट में थे, वो वहां के वकीलों को सिखा देते थे कि मत करिएगा कुछ भी, तो मुझे समझ आ गया। तो कितने बार मेरा वकील से झगड़ा हो गया कि करना करोगे या मैं दूसरा वकील करूं। तो लास्टली फाइनली जब उन लोगों को लगा कि नहीं, यहाँ तक कि लास्ट में जब कंप्रोमाइज के लिए पूछते हैं ना जज, हम्म। तो इतना मैं मेंटली टॉर्चर्ड थी, यहाँ तक कि बीच में उनकी बात से मैं सुसाइड भी अटेम्प्ट कर चुकी थी अरे बाप रे बाप। कि अब मुझसे नहीं होगा ये। ओ। लेकिन अब बचना था, बच गई। तो वकील जज ने जब मुझे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है आप बताओ, तो उस टाइम मैं कुछ नहीं बोल पाई अभिलाषा, सिर्फ मेरे आंखों से आंसू निकला, और मैंने सिर्फ कहा कि बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं अब साथ में नहीं रह सकती हूँ, फिर अलग रहना है। तो बच्चा, तो बच्चे से मैंने पूछा, तो उस एज के बच्चे को सभी जानते हैं, वो भी लड़का, कि माँ तो हर चीज में टोकती है, सबको पता है, ये नहीं करो वो नहीं करो ये नहीं करो। किसी को पसंद नहीं होता है, लगता है कि माँ तो मेरी बस जानी दुश्मन है, हर चीज को मना करती है। और पापा जो उसके थे, बच्चे को तो मानते थे, जिसपे हाथ रखा वो उसको अवेलेबल। तो ऐसे स्टेज में बच्चा क्यों चाहेगा माँ के पास रहना। हम्म। तो मैंने बच्चे से भी फिर भी पूछा कि बेटा क्या तुम मेरे साथ रहोगे, तो नहीं। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, जब तुमको भी मैं नहीं चाहिए, पापा को भी नहीं चाहिए, तो कोई नहीं, चलो फिर। लास्टली हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत, जानती हूँ पेपर भी जब वकील ने बनाया मैं एक शब्द नहीं पढ़ी, क्योंकि वो स्थिति मेरी इतनी खराब थी, इतनी खराब, मैं कुछ सोचने लायक नहीं थी। जहां उसने कहा मैं बस आंख बंद करके साइन करती चली गई। घर में भी मैंने किसी को नहीं बताया, मम्मी को भाई को,
कि पता नहीं वो लोग सुनेंगे तो बुरा लगेगा। अच्छा, घर में किसी को पता नहीं था? इतनी बड़ी बात घर में पता नहीं नहीं किसी को? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने सोचा कि जब मेरा प्रॉब्लम है मैं खुद ही दूर कर लूंगी, क्यों हाँ। तो मैं प्रॉब्लम में डालूं। और लास्टली सारा पेपर वर्क हो गया, मैंने साइन कर दिया, और मैंने ये भी नहीं पढ़ा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, और हो गया डिवोर्स। और उसके बाद भी कुछ दिन में वो उनके पास ही थी, पेपर उन्होंने छुपा के रखा था। फिर एक दिन जब जबरदस्त झगड़ा हुआ तो मैंने कहा पेपर कहाँ है, तो लाके दिया पेपर। मैं वापस आ गई। लेकिन फिर क्या बोलोगी, बच्चे का मोह, या घर का मोह, या औरत होने का एक जो जीन है हम लोगों का, वो बेचैन करता था। मैं वहां से मम्मी के पास चली गई। फिर भी मैं जब ऑफिस आती थी तो बीच में बच्चे का जब छुट्टी का टाइम होता था तो घर के पास में जाके खड़ी होती थी कि बच्चा आएगा तो मैं घर जाऊं। ताला खोलता था, मैं अंदर जाती थी, अभिलाषा पता है तुमको, उसका ड्रेस चेंज करती थी, उसके लिए खाना बनाती थी। आंख से आंसू आ जाता था मेरे, और मैं उसको बोलती भी थी कि आप जो खाना बनाने के लिए मेड रखोगे, आप मत रखो, मैं खाना बना दूंगी, मेरे हाथ का खाना आप लोग खाते हो, बच्चा भी नहीं खाता है। नहीं, जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा आप मेड समझ के रख लो, मुझे पैसे दे देना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर भी मैं बहुत कोशिश की, बहाना बना बना के कॉल करती। ऑफिस तो सेम था, कुछ ना कुछ काम से मिलते ही हम लोग। लेकिन फिर धीरे 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 मुझे लगा कि अब इग्नोरेंस बढ़ रहा है, तो मैं हट गई। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं मम्मी के पास भी कितना रहती, मम्मी को भी लगता था कि अगल बगल के लोग पूछेंगे क्या मैं बोलूंगी। तो लास्टली मैं अपना गवर्नमेंट क्वार्टर अप्लाई की। तो मुश्किल था गवर्नमेंट क्वार्टर में अकेले रहना। गवर्नमेंट क्वार्टर तो जानते हो, एकदम अकेला जगह, न लाइट, अगल बगल पूरा अंधेरा, अगल बगल का क्वार्टर खाली, एकदम वीराना सा, एकदम बड़ा सा क्वार्टर। तो शुरू शुरू में तो मेरे को बहुत डर लगता था कि मैं कैसे रहूंगी यहाँ पे अकेले। और होता भी था, इवन बाथरूम भी जाती थी मैं तो आंख बंद करती थी और हनुमान चालीसा पढ़ती जाती थी, जय हनुमान ज्ञान सागर, दौड़ के गई बाथरूम करके दौड़ के आती थी। तो ये सारे दौर में देखी। तो होते होते 3-4 साल ऐसे ऐसे कट गया, अकेले रहते रहते। लेकिन अकेला रहना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। वो बिल्कुल बिल्कुल, अकेला रहना तो एक्चुअली हम लोग शादी का जो कॉन्सेप्ट आया है वो तो इसीलिए है कि भाई इसीलिए अकेला आया ना है। रहना पड़े। हाँ, तो कोशिश तो मेरा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अकेले में रहती थी, ऑफिस घर ऑफिस घर ऑफिस घर। बावजूद इसके बीच बीच में मैं थोड़ा आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी, कुछ कोर्सेज वगैरह ली, और जाती भी थी करने। लेकिन जो कोर्स लेना और करना, उस बीच में भी कुछ लोगों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। अब तो आजकल जानती हो कि कोर्स लो या करो या किसी भी चीज में जुड़ो तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है। हम्म। लाइक कह नहीं सकते कि तुम अपना नंबर क्यों दे रही हो या मेल आईडी क्यों दे रही हो, तो ग्रुप बन रहा है, किसी को भी तुम्हारा फोन नंबर या मेल आईडी इजीली अवेलेबल है। बिल्कुल सही बात है। तो बीच में एक ऐसा ही हुआ, एक कोर्स जो ली, तो उसमें से एक लड़का था, एज में काफी कम होगा बट शादीशुदा था, बच्चे भी थे उसके दो, और मेरे एज से करीब 6-7 साल छोटा होगा। बट क्या मैं बताऊं, नंबर निकाल करके मेरे को परेशान करना, बहुत परेशान करना, यहाँ तक कि ये हालत हो गया था कि जब मैं उसको इग्नोर करने लगी तो सावधान इंडिया ये सब तो देखती होगी। तो हम्म। वो मतलब लग रहा था कि वो वाले सिचुएशन में मैं पहुंच गई थी। ओहो। उस टाइम क्योंकि पे, तुम अकेली थी और लोगों की नजर में था कि अच्छा अकेली हैं तो फिर इनका फायदा उठाया जा सकता है। हाँ, अकेला मतलब लोग सोचते हैं कि डिवोर्सी है तो अवेलेबल है, इसका हम्म। सरकारी नौकरी है तो इसके ऊपर तो खर्च भी नहीं करना है। हम्म। और पता नहीं, एक मेरा बनावट स्ट्रक्चर ऐसा है कि एज जितना है उतना मैं लगती नहीं, किसी को लोग पूछते, मैं बताती हूँ कि नहीं मेरा एज इतना है, झूठ बोलती हूँ। तो मैंने हाँ ना, कहा वो तो सही है, वो तो बिल्कुल लगती हो, हम लोग तो बोलते हैं तुमको संतूर मॉम। हमारी संतूर मॉम है। तो तुम लोगों का बस प्यार है। बिल्कुल। तो उस लड़के ने, जानती हूँ क्या किया, कि एक चैट आता है, रैंडो चैट। तो उसने एक रैंडो चैट में मेरा आईडी बना करके, मेरा फोटो डाल करके, रात में पूरे रात चैटिंग किया, वीडियो कॉल किया, गंदा गंदा चैटिंग। मैं बता नहीं सकती हूँ,
समझ सकते हो कि जैसे मैंने बताया ना कि सावधान इंडिया वाला हम्म। जैसे होता है कि अब दूसरे दिन जैसे ही मैं सुबह उठी हूँ, फोन पे बहुत सारे मैसेजेस, वीडियो कॉल्स आने शुरू हो गए घर, क्या कर रही हो, कैसी, तो मैं घबरा गई कि क्या हो रहा है। तो मेरा हाथ पैर पूरा कांपना शुरू हो गया, मैं रोना शुरू की। डरते बहुत डरते मैंने एक ज्यादा उठा कॉल, देते हैं। हाँ डरते डरते मैंने एक कॉल उठाया। मैंने पूछा आप कौन हो? तो बोला कि आप कौन है। उतना तक कि उसको ये भी नहीं पता होता है कि मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ, क्या हूँ। तो तो लोगों के पास पूरी दुनिया में इतना खाली टाइम है कि पता भी नहीं है कि किससे चैट कर रहे हैं, लेकिन चैट कर रहे हैं। हाँ, तो ये उसने तो मतलब हाँ, लेकिन उस आदमी ने मुझे बताया कि एक रैंडो चैट है, उसमें ऐसा ऐसा आपने में चैट। आपका नाम आया है। हाँ, तो मैंने कहा मैं नहीं थी। तो बोला कोई बात नहीं, हम लोग को तो रात में मन नहीं लगता तो ऐसा करते हैं, आइंदा से आपको परेशान नहीं और करेंगे हम। हम्म। तो उसने मदद किया। तो फिर मैं मम्मी लोग को बोली, रात भर मैं रोई, सो नहीं पाई। मेरे घर में सारे लोग, मम्मी दीदी आकर के रात में मेरे पास रहे। तो फिर लोगों को लगा कि शादी कर लेना चाहिए, भाई ने भी मेरा कहा। मैंने कहा नहीं, मुश्किल है। लेकिन फिर ये तो मैंने तुमको ऑफिस के बाहर बताया। इवन मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ, मेरा जो बॉस है, अम, उसको भी मालूम था कि मैं, मेरा तलाक हो गया है, और मेरे हस्बैंड के साथ का ही है वो आदमी। तो उसने भी फायदा उठाने की बहुत कोशिश की। हर समय कुछ ना कुछ काम के बहाने छूने की कोशिश करे, कुछ नहीं तो कोई बात करे, कुछ नहीं तो बगल में बैठ के काम करो, या कभी कहेगा चाय पीने के लिए बुलाओ। क्लासिक हरासमेंट जो होता है, हाँ, तो जो चलो मैं उसमें तुम्हें, मैगजीन्स में हम लोग पढ़ते हैं। हाँ लेकिन ये चीज बहुत एक्चुअली में ये कॉमन है। लेकिन बहुत लोग शर्म से या फिर सोचते हैं कि क्यों, कौन जाता है बोलने के लिए, हाँ, एक्सेप्ट नहीं। चक्कर में लोग बताते नहीं। ये गवर्नमेंट से लेकर के कॉर्पोरेट में भी बहुत ज्यादा ये लड़कियों के साथ होता है, सही बात। लेकिन हम लोग बोल नहीं पाते हैं। तो उस समय में उस आदमी ने भी, उस बॉस ने भी मुझे बहुत टॉर्चर किया। चलो मैं तुम्हारे लिए जमीन खरीद देता हूँ, डायमंड खरीद देता हूँ। तो लास्टली एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी वेरी ऑफिस। पैथेटिक, एक्सट्रीमली हाँ, पैथेटिक सिचुएशन, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक कि हम लोगों का साल में एक बार परफॉर्मेंस रिपोर्ट जाता है। हम्म। तो उसको उसने सोचा कि चलो इसको मैं खराब लिख देता हूँ, तो इस बहाने तो वो आएगी मेरे पास। तो उसने वो किया। अच्छा। तो उसको करने के बाद तो वो, उसको राइट नहीं बनता है कि वो ऐसा करे। और ऑफिस से लेके घर तक सब मुझे जानते हैं कि मैं अपने काम में एकदम परफेक्ट हूँ, मेरा कोई गड़बड़ होता नहीं है, पंक्चुअल हूँ। तो जब उसने ऐसा किया तो मैं एकदम बहुत गुस्से, एकदम नाराज होकर के उसके पास गई कि आपने ये क्या किया और कैसे कर सकते हो आप। तो उसने जानते हो क्या कहा? अभी भी वक्त है नमिता, तुमको मैं जो बोलता हूँ तुम कर लो, तो मैं सब ठीक कर दूंगा। ओह माय गॉड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ओह माय चप्पल गॉड। मैंने, मैं यही सब, चप्पल यही खोली। सब चीजें हैं कि मतलब यू हैव ओवरकम नमिता। इतनी मुश्किल जब आई तुमको, लेकिन तुम झुकी नहीं, बिल्कुल झुकी नहीं। हाँ, तुम विश्वास नहीं करोगी, मेरा बॉस है फिर भी मैं एकदम चप्पल लेके उसको दौड़ाई हूँ। पूरे कलेक्टेरिएट में आज भी मैं जाती हूँ तो सब बोलते हैं अरे ये तो वही है, इससे तो डर लगता है। झांसी की रानी से मुझे बुलाते हैं अभी। तो डीसी के पास इवन मैं गई तो डीसी ने कहा कि आपका ये काम पेंडिंग, एक्चुअली मैं, उसने पहले जाके कंप्लेन किया। तो मैंने डीसी से कहा आपका ये काम बनता है, विशाखा कानून के तहत हम लोगों का एक सेल होता है लड़कियों का, वो भी नहीं है। फिर भी अगर आप मेरे साथ कुछ मिसबिहेव हुआ तो सुननी, आपका सुनना आपका ड्यूटी है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। लोग डीसी से ऐसे बात नहीं करते हैं। उसकी जो प्यून थी वो भी आके, मैंने कहा छूना नहीं मेरे को, उठा के मैं पटक दूंगी सबको, आपका काम है सुनना, आप सुनोगे कैसे नहीं। एकदम मैं पूरे एकदम गुस्से में थी उससे। तो डीसी ने कहा आप एफआईआर करो। तो मैं जाके थाना कोतवाली में जाके एफआईआर की। यहाँ तक कि ये जो बॉस पे मैंने एफआईआर किया, और वो जो लड़का मुझे तंग करता था उस पे भी मुझे एफआईआर करना पड़ा। और तुम विश्वास नहीं करोगे अभिलाषा, जब मैं थाना भी जाती हूँ ना तो लोग देखते हैं, अगर पुराने लोग अगर अभी भी हैं, कहते क्या हुआ मैडम अब आपको। एक्सपीरियंस हो गया उनको। फिर क्या हुआ जब जब दूसरी बार भी तुम एक तो समझ में आ रही है बात, क्योंकि तुम इतनी अकेलापन तुम्हारे साथ इतना ज्यादा था, हाँ और तो, एक्चुअली अपना बोलने वाला कोई नहीं था जिसको हाँ कि तुम बोल सको कि भाई हाँ मतलब मेरा है, और ये मेरी फैमिली है, और हम यहाँ, मेरा घर है और हम यहाँ घर आते हैं। सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं था, वो तो हाँ कम्प्लीटली मिसिंग था। प्यार करने वाले लोग थे, दीदी थी, माँ थी, भाई था, लेकिन वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो फैमिली से ही आती है,
वो तो नहीं था, तो वो फिर दूसरा चांस। दूसरा चांस बस ये हुआ कि उस टाइम में जो मैंने बताया था कि आयुर्वेदा मेरा चलता था, वहाँ बहुत सारे लोग आते थे दिखाने के लिए, तो बहुत लोग मुझे जानते थे, बहुत सारे लोग प्यार से भी मेरे से मिलते थे। तो उसमें एक फैमिली थी, एक अंकल आंटी। तो उस टाइम में हम्म। मेरे पहले हस्बैंड के पास आना जाना, घर में खाना पीना भी करते थे। तो ऐसे ही उनका एक बेटा मुंबई में रहता था। अच्छा। तो उसका भी तलाक हो गया था, उसके बच्चे भी नहीं थे। अच्छा। तो पूछता रहता था क्या हाल चाल है, तो आंटी ने बताया होगा कि नमिता तो अकेले रहती है, वो बहुत मानती थी मुझे। हम्म। वो नमिता ने नीलिमा बुलाया करती थी बहुत। और अब मुझे समझ में आता है कि ऐसे भी तुम किसी के घर जाओ फर्स्ट टाइम, या ऐसे बाई एज ए गेस्ट जाओ, तो लोग तुमसे अच्छे से ही बात करेंगे, गुस्सा तो नहीं करेंगे। सही बात है, बिल्कुल। तो वही चीज था जिसको कि मैं समझ नहीं सकी। तो मुझे लगा बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से बात करती है आंटी भी अंकल भी। तो एक्चुअली मतलब तुम्हारा जो भूतपना था वो अभी तक गया नहीं था। नहीं गया था एक्चुअली में, जैसा बोलते हैं ना कि जैसी तुम्हारी सोच होगी, लोग अगला भी तुम वैसा ही सोचोगी। हाँ, सही बात है, बिल्कुल होता है सही। ना कि हाँ। तुम जैसा सोचती हो, लगता है अगला भी वैसा ही होगा, चाहे हम्म। वो अच्छा हो या बुरा। तो लोग बुरा बुरे रहते हैं तो दूसरे के बारे में भी सोचते हैं कि वो भी बुरा ही होगा। तो वैसा मेरे साथ भी है, मैं सोचती हूँ कि मैं अगर अच्छा कर रही हूँ तो वो भी अच्छा ही होगा। हाँ, सामने सही जो सही बात है। जो कहा वही है, उसके पीछे क्या सोचना है। बिल्कुल। तो ऐसा ही चल रहा था, और इस बीच में उसका छठ वठ में आंटी छठ करती थी, तो छठ में इनवाइट की, उनका बेटा भी आया हुआ था। तो उसने बात बात किया, ऐसे ही बात बात में उसने अपना फोन नंबर दिया मुझे, तो ऐसे ही बात बात होती थी। और जो मैंने बताया ना, वो जो लड़का था आर्ट ऑफ लिविंग का, जो मुझे परेशान किया था जब चैटिंग वगैरह, तो उस जो चैटिंग के रैंडो चैट टाइम में, वाला। रैंडो चैट वाला, तो चैटिंग के टाइम में वो जो मुंबई का जो लड़का था, हम्म। तो उसने मुझे बहुत मदद किया। क्योंकि अच्छा। मुंबई का था तो उसको आइडिया बहुत था। तो उसने कहा कि मुझे नंबर दो जानकारी उसका। थी बहुत। हम्म। उसने भी रात में बैठ करके उसके नाम से एक आईडी बना करके उसके पत्नी और उसको चैटिंग वगैरह किया, बोला जो बड़े होते हैं, अभी जैसे मैंने बताया, जो जैसे हैं उसको वैसा ट्रीट करो तो ही ठीक होगा। हम्म। तो उसने उसके साथ वैसा ट्रीट किया तो थोड़ा वो कम हुआ। अच्छा। तो मुझे लगा कि चलो अच्छा है ये मेरा तो वो। अच्छा अच्छा, ईमानदार और बड़ा भला मानुस लग रहा है। हाँ, और सबसे एक जरूरी बात मुझे ये भी लगी कि हाँ। मुझे जेंट्स लड़कों से थोड़ा सा एलर्जी हो रहा था। तो हाँ। मैंने सोचा कि फिर भी लोगों को, और ये तो एक दो लोगों को बताया, ऐसा मैं काउंट करूंगी तो बहुत सारे लोगों ने मुझे परेशान किया ऑफिस से लेके बाहर तक। कोई जरूरत नहीं है, लंबी लिस्ट थी। हाँ, इतना लंबी लिस्ट। काफी है, इतना काफी है हम लोगों के लिए। हाँ, तो मैंने सोचा कि चलो, अगर मैं शादी करती हूँ तो ये लड़का तो मुंबई में रहता है, हम्म। तो एक टैग भी हो जाएगा कि हाँ मैं मैरिड हूँ। मैरिड हो। और साथ में भी नहीं रहेगा तो मुझे भी ज्यादा थोड़ा परेशानी। फ्रीडम भी है और टैग भी लगा हुआ है। वाह हाँ, वाह, और प्लान तो अच्छा था। हाँ, बाहर रहता है तो थोड़ा दिमाग भी उसका भी थोड़ा सुलझा हुआ होगा। लेकिन और इसके साथ एक और था कि फैमिली को भी थोड़ा अपना प्यार करता था, तो मुझे लगा चलो फैमिली सपोर्टिंग भी है तो मुझे भी उतना हम्म। समझेगा। हम्म। लेकिन लेकिन यहाँ भी हो गया। यहाँ भी लोग मतलब मैं पूरी किस्मत। तरह से एक्चुअली में मैं ट्रैप्ड हो गई एक्चुअली में यहाँ पे। उसको यहाँ भी उन लोगों ने यही सोचा कि गवर्नमेंट जॉब वाली लड़की है तो इसका तो जिम्मेदारी उठाना ही नहीं पड़ेगा। अपनी तो जिम्मेदारी उठाएगी, साथ में हमारी भी जिम्मेदारी उठा सकती है हम्म। ये उनकी सोच थी, जो कि मैं सुपर बहुत। वुमन की कैटेगरी में तुम आ गई थी, तुम्हारे पास जॉब था। अ, हाँ, तुम मतलब अभी तुम्हारे साथ कोई था नहीं साथ में, तो तुम तो सुपर वुमन थी। सही बात है, बिल्कुल सही। और वक्त बेवक्त उनको जब भी जरूरत हुआ, फाइनेंशियली बोलो या फिजिकली बोलो या मेंटली बोलो, नमिता को बोल दो, नमिता तैयार है। वाह वाह वाह। वाह वाह, क्या तो बात। मैंने फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा किया उसके लिए। अब तक मैं अब तो अब निकल गई हूँ मैं इन सब चीजों से। अब हम्म। कि चलो कोई नहीं, उसके हिस्से का चीज रहा हुआ कभी का, अब फिर निकल गया। शादी हो गई नमिता, राइट? हाँ, फिर शादी उसके हुई। बाद। शादी तो हुई, लेकिन बस उसके फैमिली, मेरी फैमिली, हम्म। मेरा भाई इसके अगेंस्ट था, शादी में भाई नहीं आया। अब मम्मी तो माँ है, माँ तो आई, सपोर्ट में तो रहना ही है माँ को, हाँ, तो दीदी माँ को। है। सही बात है। अम, हम्म।
उसके बाद लेकिन अब उस इन बंदे की शादी तो हुई थी पहले, इसकी भी दूसरी शादी थी, पर उसके बच्चे नहीं थे। हम्म। तो उसने कहा कि मुझे तो बच्चा चाहिए। अब हम्म। मेरा तो बेटा था, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि चलो तुमको बच्चा चाहिए, लेकिन मेरा बच्चा भी तो मेरे पास है नहीं, पापा के पास है, तो चलो करती हूँ बच्चा। लेकिन शर्त ये था कि मैं तो तुम्हारे साथ रहती नहीं हूँ और मेरा तुम्हारा वैसा रिलेशन मैं चाह नहीं रही हूँ, तो चलो। अब मैं मौज मस्ती के लिए तो शादी की नहीं थी, कमिटमेंट था, तुम तो कमिटमेंट कमिटमेंट चाहते था। थे। हाँ, तो इसलिए हम्म। मैंने उसके साथ शर्त रखा कि चलो बच्चे होंगे, लेकिन आईवीएफ हम लोग करते हैं। तो हम लोग वो विचार किया आईवीएफ के लिए, तो दोनों राजी हो गए, खर्चा भी था उसमें। फिर भी दोनों विचार विमर्श दोनों साथ में सोचे और आईवीएफ के लिए गए। लेकिन फाइनेंशियली खर्च को, पैसे के खर्च को उसने तो देखा, हम्म। लेकिन मैंने जो फिजिकल जो पेन उठाया उसको किसी ने नहीं देखा। बिल्कुल सही बात। मैंने उसके लिए बच्चा करने के लिए मैं तैयार हो गई। फिर मैंने ये भी कहा कि देखो एज निकल रहा है हर चीज का, हम्म। बच्चा होने के बाद उसके पीछे अपना फिजिकल मेंटल सब कुछ लगाना पड़ता है। बिल्कुल, अरे बहुत बहुत ताकत मुश्किल काम है। ताकत चाहिए, तो हम लोग टाइम से बहुत। बच्चा करते हैं। बोला ठीक है। तो जल्दी से हम लोग, जब शादी की बात हुई तो हम लोगों ने शादी तुरंत किया, और मैं तुरंत ही आईवीएफ पे हम लोग चले गए। मैं हम्म। रानी आईवीएफ। तो आईवीएफ के थ्रू जब जाना, अगर जो लोग आईवीएफ जानते हैं उसको पता है कि कितना पेनफुल है। मतलब हम्म। पेट में इंजेक्शन पड़ना, कमर में पड़ना, और इस एज में, और आईवीएफ में जनरली ट्विंस बेबी होते हैं, तो हम्म। बच्चे को कैरी करना, वो भी अकेले। वो तो क्योंकि चला सपोर्ट गया सब मुंबई। खत्म होना शुरू हो गया था शायद। हाँ, शुरू हो गया, वो तो भाग गया मुंबई। और हम्म। पापा मम्मी को भी लगने लगा कि पहले तो मैं उनकी गेस्ट थी, तो बेटा बेटा तुम तो टू इन वन हो, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, ब्ला ब्ला सब खत्म हो गया। अब ना बहू हो ना बेटी हो। अब तो तुम बहू हो तो तुम काम करो, हाँ हाँ। घर अब। का भी काम करो, मेरे बेटे को भी देखो, प्रेग्नेंट हो तो जो मैं बोलती हूँ वो करो, जॉब सही भी बात है। करो। जॉब करती हूँ तो क्या हो गया, अब जैसे बेटा हम्म। आ रहा है तो बेटा तो घर में बैठा है, उससे क्या हो गया, वो तो बेटा है ना, ये तो वो बेटी। कैसे काम करेगा। तुम बहू हो तो तुम्हारा काम है सुबह उठना, खाना बनाना, उसके बाद ऑफिस जाना, आकर के ही तुम्ही को काम करना है। सही तो बात। सारे एक्सपेक्टेशन। तो मैंने कहा ये पॉसिबल तो नहीं है, मेरा जॉब है तो मैं अब अपने क्वार्टर में ही रुकूंगी। तो मैं वापस क्वार्टर में अकेले रहने लगी। अ, मम्मी का सपोर्ट था, बीच बीच में आती जाती थी, लेकिन इस बीच में कोरोना आ गया। हम्म। और कोरोना की वजह से, फर्स्ट कोरोना का टाइम था, मैं प्रेग्नेंट थी, सारे चीज बंद हो गए, गाड़ी, ओला, सब कुछ। तो मेरे ऑफिस के एक स्टाफ हैं, कुलीग है, सीनियर है मेरे से, तो उनका बहुत सपोर्ट रहा। हॉस्पिटल जाना लाना, मेडिसिन लाना, वो सारा कुछ वो मेरे लिए करते थे। मम्मी भी किसी तरह से आ जाती थी, चोरी छुपे किसी तरह से, कैसे छोड़ सकते हैं, बेटी प्रेग्नेंट है। और एकदम मीन कोरोना के टाइम में, 2020 जो बीच का कोरोना था, उस टाइम में ही मेरा ये दोनों बेबी हुआ। और उस टाइम में जो हमारे ऑफिस के स्टाफ थे, जो कुलीग थे, उनके पापा का डेथ हो गया और वो भी रांची में नहीं थे। अब मुझे हॉस्पिटल जाना है तो मैं कैसे जाऊं। और हस्बैंड चाहते तो आ सकते थे, हम्म। क्योंकि डीसी ने उस समय में दिया था कि कोई इमरजेंसी हो तो पास मिल रहा है, या आपको एक परमिशन लेटर मिल रहा था। हम्म। उसको बोला कि आप आ जाओ गाड़ी बुक करके। तो कैसे आएंगे नमिता, फ्लाइट नहीं चल रहा है, ये वो दिस दैट, बहुत सारा बहाना बनाया। जबकि पहला बच्चा, उसको मुझे लगा शौक है, होता है ना शौक है तो मैं जाऊं वहां रहूं, लेकिन दिखा नहीं मुझे वो। यहाँ तक कि गाड़ी नहीं चल रहा था तो मैंने तो नहीं, हस्बैंड ने ही खुद अपने पापा से कहा कि पापा गाड़ी आपके पास तो है, आपको कुछ चलाना नहीं है, नमिता का भाई है, वो गाड़ी लेकर के नमिता को हॉस्पिटल पहुंचा देगा, सुरक्षित जाना जरूरी है, कोरोना का टाइम है। तो गाड़ी देने तक से मना कर दिया उसके पापा ने। तो भाई तो छोड़ नहीं सकता है, भाई ने गाड़ी का इंतजाम किया, हॉस्पिटल में एडमिट किया, बच्चे हुए, दोनों हॉस्पिटल में ही। कोरोना के टाइम में दोनों मेरे, अब बच्चे का मुंह देख करके तो सही बात है, सही बात है। तो यहाँ से जो बच्चों के जो पिता है उनका रोल जो है वो बहुत ही कम हो गया। कम हो गया उस बहुत ही टाइम। कम हो गया, और ऑलमोस्ट मतलब ये तुम्हारे ही ऊपर आ गया कि बच्चों को, जो नए बच्चे हैं उनको तुमको बड़ा करना है। धीरे हाँ, धीरे ये क्लियर होता गया।
हाँ, कि उन वही फिर वही औरतों वाली कहानी, औरत हो माँ हो तो माँ नहीं देखेगी तो कौन देखेगा। कौन देखेगा, सही बात है। लेकिन नमिता जो 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 बिकॉज क्योंकि ये मेरी हमको ये पता है नमिता के साथ क्या हुआ। तो नमिता, व्हाट आई विल सजेस्ट कि तुम सीधा 2021 में जाओ, क्योंकि वो बहुत बड़ा इवेंट था जो कुछ हुआ, और उसमें तुम्हारा रोल, क्योंकि इसीलिए तुम स्पेशल हीरो हो। नहीं, स्पेशल तो ये तुम लोग ये ने जो बनाया। नहीं जो भी है, लेकिन उसमें ये परिस्थितियां तो सबकी बहुत ही मुश्किल होती हैं। कुछ लोग छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, कुछ लोग उसको किसी तरह से खींच के ले जाते हैं, और खींच के ले ही जाते हैं। तो जो खींच के ले ही जाते हैं, उनमें से, उन परिस्थितियों में से निकल के आने वाले ही स्पेशल हीरो हैं। हाँ, मुश्किल तो बहुत तो था। बताओ 2021 में क्या हुआ था, वो बताओ प्लीज। बच्चे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थे ना, जो अब नए बच्चे थे, और हाँ जो बिहेवियर था अभी वो भी बहुत टिपिकल सा हो गया, जो पहले भी तुम्हारा अनुभव रह चुका था। हाँ। लेकिन जो 2021 वाला हुआ वो बताओ। 2021 में तो फिर जब बच्चे जैसे बड़े होने लगे, जिम्मेदारियां बढ़ने लगी, खर्चे बढ़ने लगे, खर्चे बढ़ने लगे। तो धीरे धीरे सबने हाथ पैर खींचना शुरू कर दिया। हम्म। आना भी बंद हो गया। अभी तो मेरे बच्चे 20 मई को 3 साल के हो गए, और मैंने अकेले ही किया। बल्कि ये दोनों बच्चे मेरे ताकत हो गए हैं। इनको देख करके मेरा सारा टेंशन, मैं जब मुझे गुस्सा कई बार होता है, मैं इरिटेट हो गई, गुस्सा आ रहा है, तो वो बच्चे दौड़ के आते हैं, मम्मा क्या हुआ, मम्मा क्यों रोला। तो वो गुस्सा वो खत्म हो जाता है। सही बात है, फिर सही से बात। वापस एक नया। कई बार मेरा तबीयत भी बिगड़ता है, मैं बीमार भी होती हूँ, लेकिन जो दिमाग मेंटल जो होता है ना, मुझे लगता है नहीं नहीं, मैं बीमार कैसे पड़ सकती हूँ, मुझे खड़ा होना है। और ये जो अपना हम्म। मेंटल जो ताकत है ना, वो उसकी वजह से मैं खड़ी होती हूँ वापस। और 2021 में तो और हादसा ऐसा हुआ कि दोबारा जो दूसरा कोरोना आया, हम्म। तो इस बहुत डेडली था, बहुत सारे लोगों को बहुत बहुत सारी तकलीफ हुई उसमें। बहुत खराब वो एक्सपीरियंस रहा। उस टाइम में भी तो मेरे दोनों बच्चे बीमार थे, बहुत छोटे थे, 1.5 साल के लगभग थे। बिल्कुल। तो मुश्किल से मैं दोनों को घर का भी काम करना होता था, ऑफिस भी जाना होता था। तो इस बीच में अचानक से मेरे जो पहले हस्बैंड थे, हम्म। अम, उनका मतलब कि कोरोना का ये हो गया, कोरोना इफेक्टेड हो गया वो। अच्छा। तो मुझे तो बाद में पता चला कि तुम्हारे हस्बैंड हॉस्पिटल में है, तो बेटा से तुम बात करो। तो मैंने अपने बेटे को कॉल किया, क्या हुआ, रोना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल में उस समय में सीट नहीं मिल रहा था, कोई हॉस्पिटल एडमिट नहीं कर रहा था, चारों तरफ अफरा तफरी मारा हमारी। तो फिर भी मैं लग भिड़ करके किसी तरह से आर्ट ऑफ लिविंग में हूँ, तो बहुत सारे जान पहचान डीसी ऑफिस में होने की वजह से किसी तरह से उनको सदर हॉस्पिटल में सीट मिला। लेकिन जो लोग भी हॉस्पिटल में उस समय में एडमिट हुए, तो वो वापस नहीं आ सके। भाई मेरा गया, बेटा दिन भर लगा रहा, बड़ा बेटा, उसको किसी तरह से मैं बुलाती थी, बेटा आओ, मेरी गाड़ी स्कूटी लेकर के गया, खाना किसी तरह से 2-4 बाइट में खिलाती थी, बेटा खाओगे तब तो पापा का देखभाल करोगे। 1 से 2 दिन ही वो हॉस्पिटल में रहे। और एक दिन वो बेटा दिन शाम में आया, और रात में जब वापस गया, तो मैं फोन की, पापा कैसे हैं, तब तक तो सब कुछ खत्म हो चुका था वहां भी, अभिलाषा। तो ये एक और भगवान ने भयंकर हाँ, वो बहुत ही दुखदाई रहा होगा। क्योंकि मैं बहुत ही उनके दुखदाई। साथ तो फर्स्ट टाइम जुड़ी थी, और दिल से जुड़ाव था उनसे, चाहे जैसे भी हमारे रिलेशन रहे हो। तो बहुत पेनफुल रहा। रात का टाइम था, मैं एकदम रूम में इधर से उधर चल रही हूँ, क्या करूं, बेटा रो रहा है, मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, बच्चे दोनों छोटे। फिर वो भी दौर निकल गया, और यहाँ तक कि बॉडी का भी कैसे क्या करना है कुछ नहीं पता। बेटा को लेकर के आई पूरा डिप्रेशन में, वो भी हम्म। इफेक्टेड। अब बेटा इफेक्टेड है तो मैं उसको छोड़ नहीं सकती ना, मेरा खुद का बच्चा है। उसको घर लेके आई, मेरे दोनों छोटे इफेक्टेड।
और तुम विश्वास नहीं करोगी, मैंने अपना टेस्ट आज तक नहीं कराया कि मैं पॉजिटिव हूँ निगेटिव हूँ तो भी, तो मैं क्या कर सकती हूँ? उसके लिए कुछ कर नहीं सकते थे। हाँ कर हाँ, नहीं आई सकते। नो आई तो नो। और मैं डिप्रेस्ड हो जाऊंगी, तो फिर ये तीनों को संभालेगा कैसे? करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। और मैं एकदम मशीन बन गई, आंख से आंसू भी आ रहे हैं तो बस पूछ रही हूँ, दौड़ रही हूँ, बेटा बड़ा वाला डिप्रेशन में, हॉस्पिटल जाना है, उसको एडमिट करना। तो मैंने कहा नहीं, तुमको मैं एडमिट नहीं करूंगी, घर में रहोगी, जो चाहिए मैं अवेलेबल यहाँ कराऊंगी तुमको। अलग से रूम में उसको रखा, उसके लिए दिन भर जो चाहिए, जो जो डाइट हुआ, मेडिसिन हुआ, सब मैंने किया। 2-3 महीने में वो भी थोड़ा ठीक हो गया। अब वो ठीक है, तो मालूम ही होगा तुमको, वो इंजीनियरिंग कर रहा है। हम्म। और अब धीरे धीरे तो इतना ताकत हो गया है अभिलाषा की। अब जैसे होता है ना, जैसे तुम एक मेरी दोस्त हो, तुम्हारा ताकत कुछ होता है, मैं तुमको कॉल करती हूँ, तो मेरे दोस्तों का ताकत, अभिलाषा का ताकत, वैसे हमारे एक दो और दोस्त हैं अभी, उनका ताकत, कुछ भी हुआ कॉल कर लो, अभिलाषा देखो पड़ी हूँ। अब तुमको तो जैसे मैं कॉल करती तुम समझ जाते हो, नमिता कुछ हुआ बोल। तो वैसे ही अब तो इतना तुम लोगों की वजह से इतना ताकत मिल गया है मुझे कि कहते हैं ना, फॉरगिव करो, हम्म। अपने लिए करो, हम्म। दूसरे के लिए नहीं, नहीं करना है, उससे खुद के लिए करना, वही मैंने किया। और अब तो मेरे जो भी जो दूसरे वाले हस्बैंड है, उनकी फैमिली है, अब मुझे, वो लोग पहले तो बहुत गुस्सा आता था, ये करूं वो करूं ये करूं झगड़ा करूं, अब नहीं। अब तो वो मेरे दुश्मन की भी लिस्ट में नहीं है। कि अब जैसे 36 करोड़ लोग हैं, वैसे वो भी हैं। वो भी उनमें से एक है। हाँ, अब बच्चे मेरे हैं, मैं ये सोच रही हूँ मुझे बड़ा करना है, और ये मेरी ताकत है, और ये मेरी खुशी देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी मेरे घर में चारों तरफ, तीनों बच्चों की वजह से। और तेज तो पढ़ाई लिखाई में हम लोग स्कूल की वजह से हुआ करते थे, लेकिन बीच में मैं इन फैमिली में डूब डूब के मैं थोड़ा इन सब चीजों में थोड़ा कमजोर हो गई थी। तो अब बड़ा बेटा आ गया है, अभी भी मैं ये सारा जो कनेक्ट कर पाई हूँ बेटे की वजह से। और माँ मेरी बहुत सपोर्टिव है, हम्म। वो पता है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल अभी बिल्कुल। तक मुझे ऑफिस में कुछ ज्यादा काम हो, कुछ जाना हो, हम लोगों का रियूनियन था स्कूल का, हम्म। माँ ने मेरे दोनों बच्चों को रखा। अभी भी कुछ होगा दौड़ के आएगी मम्मा। उनको पता है कि मम्मी तो है। हाँ, अभी भी मुझे लगता है कि कुछ जरूरी काम होगा तो मम्मी को मैं कॉल करूंगी, माँ एक दिन के लिए क्या रख पाओगी? तो कहते हैं ना, वजह नहीं चाहिए होता मुस्कुराने के लिए। तो बस वही बात है, मैं मुस्कुराने के लिए अब वजह नहीं ढूंढती हूँ, बस मुस्कुराओ, वजह खुद ही मिल जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। मुस्कुराओ खुद ही वजह मिल जाता है, अरे वाह। क्या बात बोली, क्या बात है। ये तो मतलब औसम से भी औसम हो गया नमिता। तो सुपर नेगेटिव लोग, से, सुपर से बहुत 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 ऊपर हो गया। मुस्कुराओ वजह मिल जाएगी, अरे वाह। तो बहुत मुस्कुराते की वजह से लोग जानते हैं कि नमिता को कुछ भी करो, ये थोड़ी देर के लिए उदास होती है, वापस मुस्कुरा ही देगी। ऑफिस में भी मैं नहीं जिस दिन जाती हूँ तो लोग लगता है कि नमिता नहीं है, कुछ मिसिंग है। सही बात है। परिस्थिति तो है ही, झेलना तो है ही, वो आएंगे ही, उसको तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही, तो लेकिन उसको टेंशन लेकर के मैं क्यों झेलूं? हम्म। तो पॉजिटिव रहूंगी, मुस्कुराऊंगी, तो ताकत मिलेगा, तो ही तो मैं आगे और कर पाऊंगी। तीनों को देखना है अभी मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। गॉड ब्लेस ऑल फोर ऑफ यू, तुम्हारे तीनों बच्चे। और तुमको, और तुम ऐसे ही बिना वजह मुस्कुराती रहो और बहुत खुश रहो। और तुम्हारे तीनों बच्चे बहुत 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 खुशकिस्मत हो, बहुत ज्यादा। और भगवान उनको हमेशा ब्लेस्ड रखे। थैंक यू सो मच नमिता। थैंक यू थैंक यू अभिलाषा, सो थैंक मच थैंक ज्वाइन यू। करने के लिए, थैंक यू।